बताइएगा होएगा। तो मैंने आप लोग को कल पढ़ाया था गायनेकोलॉजिक डिसऑर्डर। ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी में आप लोग को डिफरेंस बताया था, क्या होता है बताइए, बताइए भाई। नहीं पता, पढ़ते मैम नहीं है। जो ऑब्स्टेटिक्स तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, और गायनाकोलॉजिकल मींस उसके अलावा जो फीमेल ऑर्गन्स हैं उसका जो पीरियड्स के बारे जो जो किसी डिजीज के कारण जो पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है मैम, और मेंस्ट्रुअल होता है जो पीरियड्स में पेन हो गया, जैसे कोई भी और दिक्कत हो तो। ओके ठीक है। तो मैंने आप लोग को कल डिस्मेनोरिया पढ़ाया था। डिस्मेनोरिया क्या होता है एक बार बताएंगे? मैम एक मेडिकल टर्म है which is used for painful menstrual periods caused by uterine contraction. वेरी गुड। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो केमिकल प्रोड्यूस होता है उसका नाम क्या है? Prostaglandin. प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। चलिए, सो विल कंटिन्यू विद दैट अनदर डिसीज। द नेक्स्ट वन इज मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्मेनोरिया पढ़ा था। तो जब भी पीरियड्स होना स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्क, जब वो कंप्लीट होने वाला होता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। तो मेनोपॉज इज अ स्टेज इन लाइफ व्हेन यू स्टॉप हैविंग योर पीरियड्स, मींस जब 40 या 50 के बीच की जो एज होती है, इस टर्मिनोलॉजी को हम मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। एक एज होती है 14 टू 40, जिस टाइम पे फीमेल जो होती है वो मेंस्ट्रुएट होती है, मीन्स उसका मेंस्ट्रुअल ईयर चल रहा होता है। तो जब ये ईयर एंड अप होता है तब उसको बोलते हैं मेनोपॉज। इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, जैसे मैंने आपको बताया, एंड मार्क द एंड ऑफ योर रिप्रोडक्टिव ईयर, मीन्स आपके रिप्रोडक्टिव ईयर के एंड में ये भी समाप्त हो जाता है। It typically occurs in your late 40s to early 50s, means 40 मैम to आप 50। शेयर कर रहे हो क्या स्क्रीन? हाँ अच्छा, शेयर नहीं हो रही है, 1 मिनट। नहीं, आपने नहीं की है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, 1 मिनट। हाँ नहीं, ऊपर से शेयर है, कनेक्शन इधर से आपका ऑन नहीं किया है मैंने, ठीक है। चलो चलिए, तो मेनोपॉज जो है जनरली आपकी 40 टू 50 स्टेज तक चलती है। ये आपकी जो ईयर है, मीन्स ये जो टर्मिनोलॉजी है मेनोपॉज, वो 40 टू 50 की हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। फीमेल्स अगर ज्यादा बोलना चाहिए, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम इशू है या किसी भी तरीके का इशू है, तो उनको एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लग जाता है पहले ही। जो मेनोपॉज है वो एस्ट्रोजन के लेवल के कम होने की वजह से होता है, ठीक है। फीमेल में पाए जाने वाले हार्मोन को हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो ऐसी कंडीशन आती है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो एज मेनोपॉज नियर्स, जैसे जैसे मेनोपॉज होता है, हमारी ओवरी जो होती है, फीमेल्स ओवरी जो होती है, वो कम मात्रा में हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट करती है? दैट इज एस्ट्रोजन, जो मैंने आपको बोला। एस्ट्रोजन अगर कम सिक्रीट होगा तो ओव्यूलेशन भी कम होगा, ओवरी से एग जो है कम निकलेंगे, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं हम हिस्टोनोमी और कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। किस वजह से भी होता है? कभी कभी तो एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है इसलिए ये होता है। बाकी कुछ कॉज बताए गए कि जो फीमेल्स हैं वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन करवाती हैं अगर उनके ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर पीसीओएस या पीसीओएड की कोई डिसीज है, उसके वजह से भी आपको मेनोपॉज जल्दी हो जाता है, मीन्स पीरियड्स जल्दी ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो चलती ही चलती है, ठीक है। फॉर वुमेन अंडरगोइंग नेचुरल मेनोपॉज द प्रोसेस इज ग्रेजुअल, मीन्स अगर कोई फीमेल है उसको नेचुरली मेनोपॉज स्टेज हो रही है तो ये वाली प्रोसेस आराम से चलेगी, ठीक है। 3 स्टेजेस में इसको डिस्क्राइब किया गया। फर्स्ट इज पेरी मेनोपॉज, मीन्स मेनोपॉज होने की पहले की स्टेज, दैट यू कैन फील इन 30 और 35। देन 30 भी नहीं, 35 मोस्टली, क्योंकि 30 जो है इस टाइम पे मोस्ट चांसेस रहते हैं कि ओवरी से सिक्रेशन हो, इसीलिए जल्दी अगर मैरिज है तो बेबी होने के चांसेस जल्दी रहते हैं, क्योंकि आफ्टर 35 एवोल्यूशन कम होता है और एग भी कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर आता है पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज। मेनोपॉज मीन्स द स्टेज वेयर योर पीरियड्स गोइंग टू बी एंड, ठीक है। नेक्स्ट इज पोस्ट मेनोपॉज। तो ये 3 तरीके से डिवाइड होता है। अब इसके कुछ सिम्टम हैं पेरीमेनोपॉजल के और मेनोपॉजल के, ठीक है। मतलब जब आपको पीरियड्स एंड होने वाला होता है तो इस टाइम पे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मीन 6 मंथ में या 4 मंथ्स में। जनरली द टाइम इज 28 days, बट इट अकर्स इन 6 month 4 month लाइक दैट।
आफ्टर दैट 1 ईयर भी हो जाता है कभी कभी। फिर वेजाइनल ड्राइनेस होती है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, चिल्स मीन्स कभी गर्म महसूस होगा कभी ठंडा महसूस होगा, और नाइट में स्वेटिंग ज्यादा होती है अगर प्री मेनोपॉजल होती है। तो जो 30, 35 या 40 की स्टेज में, जनरली अगर किसी का मेनोपॉज स्टेज 45 है तो बिफोर 3 इयर्स ही उनको ये सारी चीजें देखने को मिलती है प्री मेनोपॉजल की। ठीक है, ऐड कर देंगे वहां से जो भी हो, कोई और होस्ट होगा तो ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए। दूसरा, सोने में बहुत दिक्कत होती है, मूड चेंज ज्यादा होता है फीमेल्स में अगर पीरियड्स का टाइम हो तो भी, और मेनोपॉजल हो तब भी मूड चेंजेस देखा जाता है। और फीमेल्स आप देखेंगे जनरली जब 35 या 40 की एज में होती हैं तो वो वेट गेन करती हैं बहुत ज्यादा, उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि मेनोपॉज के सिम्टम्स होने लगते हैं। फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, बैक पेन ज्यादा होता है, लॉस ऑफ बोन होती है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल में चेंजेस आता है। प्री मेनोपॉजल सिम्टम ये बताए गए कि, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है, क्योंकि आप लोग याद रखना मेंस्ट्रुएशन, प्री मेनोपॉज, ये दोनों में हॉट फ्लैशेस का पूछा गया था। तो हॉट फ्लैशेस जो है वो मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज में ही आते हैं। ठीक है, डिस्मोनेरिया का सिम्टम नहीं है हॉट फ्लैशेस, किसका सिम्टम है? प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज का। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया है एक बार। ठीक है, होता क्या है ये हॉट फ्लैशेस? हॉट फ्लैशेस मीन्स आपको कभी जैसे जो क्या कहते हैं, पीरियड्स के दौरान आपको बॉडी पूरी गर्म महसूस होती है। ठीक है, डिस्मोनेरिया में ऐसा नहीं होता, डिस्मोनेरिया में गर्म महसूस होगा लेकिन ज्यादा मात्रा में महसूस नहीं होता। एक सेकेंड रुकिएगा ना। ठीक है, तो हॉट फ्लैशेस मतलब कि आपको कभी ठंडा कभी गर्म, आपको मूड स्विंग, और इसके साथ साथ सर दर्द होने जैसी कंडीशन जनरली आती है, और अचानक से आपको बहुत गर्मी लगेगी, एकदम पसीना पसीना आएगा फेस पे, चेस्ट पे, नेक पे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हॉट फ्लैशेस। और ऐसी कंडीशन डिस्मोनेरिया में नहीं होती, डिस्मोनेरिया में बल्कि आपको वॉमिटिंग, ठीक है, नोजिया, ये सारी कंडीशन होती है जनरली। तो हॉट फ्लैशेस आपका केवल मेनोपॉजल और मेनोपॉज में बताया गया है। ठीक है, अब हम पेरी मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज पढ़ रहे हैं। पेरी मीन्स पहले वाला, और पोस्ट मीन्स मैम ये बाद वाला। पेरी है कि प्री है? पेरी मेनोपॉज बोलते हैं, 3 स्टेजेस होती है, होता तो प्री है। प्री मेनोपॉजल मेनोपॉज को ही बोलते हैं जब स्टेजेस होने वाली होती है, थोड़ा 1 आध साल पीछे। पेरी मेनोपॉजल उससे 3-4 साल पहले की स्टेज है। ठीक है, प्री भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप इसका कैटेगराइजेशन करोगे तो पेरी मेनोपॉजल इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, अलग अलग टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया है। पेरी मीन्स ये याद रखो प्री, और पोस्ट मीन्स बाद का। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इट कैन बिगिन 8 to 10 ईयर बिफोर मेनोपॉज। मैंने आपको बताया पेरी मेनोपॉज जो है वो आपका 3, 4, 8 समथिंग ऐसा भी जाता है। अगर मान लीजिए किसी को 50 में होने वाला है तो 40 से ही उसको एक प्रॉब्लम लगने लगेगी। ठीक है, जब आपकी ओवरीज क्या करेगी, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल कम कर देगी, इसीलिए बेस्ट चांसेस प्रेगनेंसी के 30 एज तक ही माने जाते हैं, 30 to 32। उसके बाद लेस एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसीलिए जल्दी एग फर्टिलाइज नहीं होता। फिर इट लास्ट अप अंटिल मेनोपॉज, द पॉइंट व्हेन द ओवरी स्टॉप रिलीजिंग एग। ये कब तक चलता है? जब तक आपकी ओवरीज पूरे तरीके से स्टॉप नहीं कर देती। ठीक है, याद रखिएगा, फीमेल ओवरी हर मंथ दो पाए जाते हैं ओवरीज। ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। एवरी मंथ फीमेल ओवरी से 2 एग निकलते हैं, अगर एक साइड लेफ्ट ओवरी निकालेगी तो दूसरे मंथ राइट ओवरी निकालेगी। इस तरीके से मोर देन 500 एग्स पूरे फीमेल के लाइफ में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज हो गए इंटरकोर्स के दौरान तो बेबी होगा, नहीं हुआ तो यू विल गेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज क्या आता है, ये इसके नाम से ही आपको समझ में आएगा। दिस इज नेम गिवन टू पीरियड्स ऑफ टाइम आफ्टर अ वुमन हैज नॉट ब्लीड फॉर अ एंटायर ईयर। ये कब होता है पोस्ट मेनोपॉज की? पूरा 1 साल जब फीमेल मेंस्ट्रुएट ना हो उसको हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉज। ठीक है, दिस इज अ नेम गिवन टू पीरियड्स ऑफ टाइम आफ्टर अ वुमन हैज नॉट ब्लीड फॉर, अगर एक बार अभी हुआ तो 1 साल तक अगर नहीं होगा तब हम समझ जाएंगे कि हाँ अब इसका एंड ऑफ स्टेज है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉज स्टेज। ठीक है, अब देखिए ये सारे स्टेज बहुत थोड़ी थोड़ी हैं, इनके बस आपको सिम्टम पढ़ने हैं। यौगिक मैनेजमेंट सबके थोड़ा नॉर्मल ही है, तो ज्यादा इसमें आपको ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि बोला जाता है कि जो भी हमारे फीमेल डिसऑर्डर है उसमें ज्यादा योग तो करना है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर इम्पैक्ट डाले, ऐसे कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। ठीक है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, उसके पहले आप कर सकते हैं।
तो षटकर्म की अगर हम बात करें तो षटकर्म में जल नीति सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो रिलैक्स करता है। तो चाहे आप मेनोपॉज की बात करो, चाहे डिस्मोनेरिया की बात करो, एमोनेरिया, एलोगोमोनेरिया, जितना भी है सब में फीमेल्स बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है उनका, उनको हमेशा बहुत स्ट्रेस होता है। किसी किसी को अगर डिस्फोरिक सिम्टम है तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी होती हैं। बार बार इमोशनल चेंज होगा तो आएगा, मरने की इच्छा होगी कि मुझे मर जाना चाहिए, कुछ कर लेना चाहिए, तो ये डिस्फोरिक होता है। ठीक है, जब आप आगे पढ़ोगे एक है डिसऑर्डर पीएमडीडी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए जब हम जल नीति करते हैं हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। ठीक है, तो षटकर्म में आप ब्रेन रिलैक्स करने वाली चीज करेंगे और त्राटक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आसन। आसन में आप ताड़ासन करेंगे। नेक्स्ट वीरभद्रासन। वीरभद्रासन आपके मूलाधार चक्र पे पड़ने वाला प्रेशर है। तो जब भी हम मेंस्ट्रुएट होते हैं तो मूलाधार और स्वादिष्ठान, ये दोनों चक्रों से रिलेटेड आसन आपको करने चाहिए, अच्छे होते हैं ये। नॉट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, आप उसके पहले भी ये कर सकते हैं। और जो रिलैक्स देते हैं वो है मार्जरी आसन। ठीक है, पश्चिमोत्तासन भी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन नहीं करना है, मीन्स करेंगे लेकिन होल्डिंग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आता है, आपको मैंने पिछला बताया था, इसमें आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, व्याघ्रासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं। लेकिन मेनली क्योंकि फीमेल मेनोपॉजल स्टेज में, तो वो ज्यादा एडवांस चीजें नहीं कर सकती यहाँ, वो यहाँ पर भद्रासन नहीं कर सकती है, इसीलिए वो ताड़ासन, वीरभद्रासन, मार्जरी, ये सारी पोस्चर उनको करवाने चाहिए। प्राणायाम में आप उनको नाड़ी शोधन प्राणायाम देंगे। रिलैक्सेशन टेक्निक में अजपा जप और योग निद्रा। तो ये बहुत कॉमन यौगिक मैनेजमेंट है, आप इतना याद। हाँ मैम, क्या बोलते हैं, ये जो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र पर प्रभाव डालने वाले आसन कब करना है करके बोलिए आप? नॉट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, बिफोर दैट आप कर सकते हैं, मीन्स उसके पहले आप कर सकते हैं। जैसे अभी लिट्यूअल फेज चल रहा है आपका, या फिर ओव्यूलेटरी फेज चल रहा है आपका, 5 डेज मेंस्ट्रुअल कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी मैम। ओके। अब हम आते हैं ऑब्स्टेट्रियन डिसीज पे। ठीक है, जिसमें हमारे नॉट अ डिसीज, ऑब्स्टेट्रिक्स मीन्स होता है जो प्रेगनेंसी को डील करता है फीमेल की। ठीक है, ये एक साइंस है, ये डिसीज बेस्ड नहीं है, इसमें डिसीज नहीं आती, इसमें केयर आती है जो फीमेल को चाहिए होती है बिफोर द प्रेगनेंसी और आफ्टर द प्रेगनेंसी। तो नेटल मतलब होता है उस टाइम पे, एंटीनेटल केयर मीन्स होता है, एंटीनेटल केयर इज द केयर यू गेट फ्रॉम हेल्थ प्रोफेशन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को जो भी केयर मिलती है हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा, इसको हम बोलते हैं एंटीनेटल केयर। इट्स समटाइम कॉल्ड प्रेगनेंसी केयर, इसको हम प्रेगनेंसी केयर भी बोलते हैं और मैटरनिटी केयर भी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, हर किसी लेडीज को मैटरनिटी लीव मिलती ही मिलती है फॉर द 6 मंथ, फॉर द 8 मंथ। ठीक है, फॉर देयर प्रेगनेंसी। अगर उनको नहीं दिया जाएगा तो उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में केस हो सकता है। तो मैटरनिटी लीव मिलती है फॉर द केयर ऑफ द बेबी। ठीक है, नेक्स्ट, you will be offered appointment with a midwife or sometime a doctor who specializes in pregnancy and birth। तो जो भी डॉक्टर्स होते हैं या मिडवाइफ जिसको हम बोल सकते हैं, जो आया होती हैं जनरली, ठीक है, इनसे आपको अपॉइंटमेंट्स लेने चाहिए टू नो कि आप क्या केयर करें, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ये जो स्पेशलाइजेस होते हैं डॉक्टर्स के, उनको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या क्या लेना है, वो फिर बोलते हैं आपको भार नहीं उठाना है, खाना नहीं खाना है, ब्रिंजल नहीं खाना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो है वो अवॉइड की जाती हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्यों करवाया जाता है ये? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल एंड प्रीनेटल केयर, 1 सेकेंड है, बताया गया क्यों करवाते हैं। टू प्रोवाइड ऑप्टिमल एंटीनेटल केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन एज अर्ली एज पॉसिबल, कि किसी भी फीमेल को ये केयर दी जाए। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एनी डेविएशन ऑन द नॉर्मल पैटर्न इन प्रेगनेंसी, कभी कभी अगर प्रेगनेंसी में केयर नहीं दी गई तो बच्चे में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए सही तरीके से, इसलिए बोला जाता है फीमेल को उस ड्यूरेशन पे गुड फूड खाने को, गुड बुक्स पढ़ने को, एवरीथिंग शुड बी गुड। उसको स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस ले लेगी तो बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उस टाइम पे फीमेल को किसी प्रकार की डिसीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये सारी चीजों से हम डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये केयर देते हैं। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई एंड गिव स्पेशल अटेंशन एंड केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन एट रिस्क, किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो, इसलिए कंटिन्यूस सोनोग्राफी कराने को बोला जाता है। ठीक है, फीमेल्स को 6 मंथ में, 7 मंथ में, 5 मंथ में भी सोनोग्राफी कराने को बोला जाता है कि आप कराइए, देखिए बेबी का मूवमेंट है या नहीं है, डेवलप हो रहा है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टू रिड्यूस मैटरनल डेथ, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में देखा गया जो फीमेल्स है वो हैवी वेट उठा लेती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो क्या होता है उनको बेबी जो होता है उनकी डेथ हो जाती है पेट में ही। ठीक है, तो और उसके बाद पॉइजनस हो जाता है, उनका जो यूट्रस होता है वो पॉइजनस हो जाता है, आगे प्रेगनेंसी के चांसेस कम खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैटरनल डेथ को भी रोकने के लिए बाय द अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट टू रिस्क फैक्टर एंड कॉम्प्लिकेशन, तो इन सब में आपको बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा आपका एंटीनेटल केयर में आता है। अब इसको 3 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। पहला है एंटीनेटल केयर मीन्स ANC। क्या है ये? जब हम प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी फीमेल को हेल्थ केयर के द्वारा केयर प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट हेल्थ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, किसको? मदर को भी और बेबी को भी, क्योंकि जो मदर या मॉम होती है उनका अपरा और प्लेसेंटा, जो आप लोगों ने सुना हो, इसको जनरली हम नाड़ी बोलते हैं हिंदी में, वो बेबी से जुड़ी हुई होती है। तो जो हम खाएंगे वही बेबी को पोषित करेगा। अगर माँ भूखी है तो बच्चा भी कहीं ना कहीं भूखा होगा। दैट्स व्हाई गुड फूड देना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत से डॉक्टर्स बोलते हैं कि एकदम रेस्ट में कर दो, फीमेल्स को बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में भी नहीं जाना चाहिए। अगर बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको ऑपरेशन करके डिलीवरी करनी पड़ेगी। इसीलिए ओपन एप वाले जितनी भी एक्सरसाइज है, जैसे हम करवाते हैं तितली आसन, ठीक है, मार्जरी आसन आप कर सकते हो। कुछ कुछ आसन है जिसको आप 3 मंथ के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि 3 मंथ बाद बेबी डेवलप होने लगता है। 3 मंथ तक बेबी डेवलप नहीं होता, तो उस ड्यूरेशन में आप ज्यादा पश्चिमोत्तानासन भी करा सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमोत्तानासन कितने मंथ के बाद नहीं करा सकते आप, तो 3 मंथ्स के बाद पश्चिमोत्तानासन नहीं करवाओगे, फॉरवर्ड वाली। ठीक है, बैकवर्ड में भी ज्यादा बैकवर्ड नहीं कराना, ऐसी चीज जो रिलैक्स करे आपके स्टमक को, ठीक है, वो करवाना है। फिर आता है इंट्रापार्टम केयर। इंट्रापार्टम केयर में क्या होता है? केयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बाय स्किल। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मीन्स पहले वाला जो है एंटीनेटल, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मीन्स पूरे 9 मंथ आपको जो दिलाया जाएगा केयर, उसको बोलते हैं एंटीनेटल। अब जब बेबी का बर्थ हो रहा है उस टाइम पे जो केयर दिलाई जाती है उसको बोलते हैं हम इंट्रापार्टल केयर। ठीक है, ये भी स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक बेस्ट कंडीशन देते हैं मदर को और बेबी को उस टाइम पे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है आपका पोस्ट नेटल। मतलब इस वाले में इंट्रा पार्टम में मतलब बेबी जब बॉर्न हो चाइल्ड चुका है। बर्थ हो रहा है उस टाइम पे, ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, ओके। हाँ। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट नेटल केयर। तो केयर प्रोवाइडेड अप टू 6 वीक फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ मीन्स बच्चे का जन्म होने के बाद अगले 6 वीक तक मीन्स 1.5 मंथ तक जो केयर दिलाई जाती है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर, जिसमें मालिश कराई जाती है फीमेल्स को पेट को। ऑपरेशन वाली अगर लेडीज है तो उनको पेट में मालिश नहीं दी जाती, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो पेट में मालिश दीजिए, नहीं तो पेट फूलने लग जाता है प्रेगनेंसी के बाद, बहुत सारे लोग का आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पे क्या नहीं खाना है, ठंडा होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, चीजें लेते हैं। अब चूंकि बेबी फीडिंग कर रहा है उस टाइम पे अगर आप ठंडी चीज लेते हो तो बेबी को डेथ होने के चांसेस हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखा गया बहुत बार कि बच्चा 3-4 महीने तक जिंदा रहा फिर मर गया। इसीलिए अगर ठंड में पैदा हो रहा है बच्चा और आप ब्रिंजल ले रहे हो, पालक ले रहे हो, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं खानी है, ठीक है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो बराबर मालिश, अगर ठंड के टाइम में बच्चा पैदा हुआ तो बराबर उसको जड़ी बूटी दीजिए, ठीक है, जो कि अच्छी होती है। मैक्सिमम डॉक्टर्स मना करते हैं इन सब चीजों के लिए, लेकिन अगर आप पिछले मतलब पहले ही देखते आ रहे हैं जमानों से कि लोग जड़ी बूटी देते हैं तो बच्चा अच्छा सर्वाइव करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देनी चाहिए। तो ये प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर में आता है। इस तरीके देखिए आप लोग डायग्राम में देखेंगे, ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल बैठी हुई हैं, कोई डॉक्टर हैं, हस्बैंड और वाइफ उनके पास गए हैं, तो वो बता रही हैं कि प्रेगनेंसी में क्या क्या डेंजर चीजें हैं। ठीक है, दीज आर सम साइन एंड सिम्टम टू बी अवेयर, वो बता रही क्या क्या आपको करना है।
and let's talk about plan for where, when and how to go help if needed. अब तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल डेट भी बताई जाती है कि इस टाइम पे आपको डिलीवरी होने के चांसेस है, तो इतने से इतने टाइम में आप अवेयर रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी केयर का एक लिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आया इतना? जी मैम। हेलो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। आज आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो गया कौन सा, एक सेकेंड रुको। आज आप लोग का यहाँ पर गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक दोनों कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। गायनेकोलॉजी के अंदर ही मेनोपॉज वाला जो मैंने आपको पढ़ाया वही सब आता है, ठीक है। मैम उस- मेनोपॉज की जो फर्स्ट सेकंड स्लाइड दिखाना एक बार, जो आपने भी करवाई आज। हम्म, ये लीजिए। सेकंड भी मैम। स्क्रीनशॉट लेना है? जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलिए। तो यहाँ मैम तक फर्स्ट वाला एक बार डाल दीजिए और एक बार। आप नहीं मिलेगी, ठीक है। एक बार जो मिल गया ठीक है। ठीक, नहीं नहीं सर मैम, देर से जुड़े हैं इसलिए थोड़ा सा हमारा मिस हो गया। ओके, ठीक है, ओके चलिए। मैम, थैंक यू। कंप्लीट था आज आप लोग का यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज 1 मिनट है। देखो एक बार, देखो आप लोग पेपर देख पा रहे हैं, आपका इतना कंप्लीट हो गया है। रेस्पिरेटरी कंप्लीट हो गया, कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइनल, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी कंप्लीट, ठीक है। अब आपका जो आ रहा है नेक्स्ट दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ठीक है। आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है? हाँ मैम मैम। डिसऑर्डर, क्या क्या? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर तो रहता है ना? वो हो गया। सब हो गया, उसी के अंदर है वो। और नाम दे दिया अलग अलग, नेट के सिलेबस में है सब एक जैसा ही, बस ऑब्स्टेट्रिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और गायनेकोलॉजिक स्त्री रोग से रिलेटेड है, ठीक है। फीमेल डिसऑर्डर याद रखिएगा। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैस। एक सेकेंड मैम। तो आफ्टर 3 months या 4 months ऑफ प्रेगनेंसी कुछ आसन है जो वो कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम भद्रासन? बिल्कुल कर सकते हैं। बटरफ्लाई आसन कर सकते हैं। बटरफ्लाई क्यों करवाया जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान चाइल्ड बर्थ के लिए बेबी को स्पेस मिले, इलास्टिसिटी बढ़े आपके यूट्रस की, इसीलिए बटरफ्लाई आसन कराया जाता है। फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करा सकते आप, उनको साइड स्ट्रेचिंग करा सकते हो आराम से। साइड स्ट्रेचिंग भी करेंगे तो उनके लिए बेस्ट होता है। प्राणायाम आप दे सकते हैं, ठीक है। कटी चक्रासन हो सकता है, इसमें त्रिकोणासन हो सकता है ना? हाँ, त्रिकोणासन हो सकता है, लेकिन ज्यादा भी 7 मंथ या 8th मैं मंथ के वही दौरान नहीं पूछ रही कराना। हूँ कि वही मैं पूछ रही हूँ कितने मंथ्स तक कौन से पूरे आसन दे पूरे 9 देखिए, मंथ्स आप करवा सकते हैं। अगर वो जा भी रही है तब तक आप करवा सकते हैं, लेकिन सुलभ होते हैं सब। हाँ ठीक है। अब देखिए, कुछ आसन जो है आप पूछ रहे हैं ना कि मैम कौन कौन से करवाएंगे, सो देयर आर मैनी आसनास, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, कैटेगराइज करना है कि आप क्या नहीं करवाओगे। तो इतना याद रखो, प्रेगनेंसी के 3 फेजेस आप डिवाइड कर सकते हो, 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ, ठीक है। 3 मंथ तक आप फॉरवर्ड बेंडिंग करा सकते हैं उनको, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन करा सकते हो आप उनको, ठीक है। और सामने कौन कौन से आप शशांकासन करवा सकते हो, मंडूकासन करा सकते हो। लेकिन आप आफ्टर 3 मंथ जब बेबी ग्रो हो रहा है, जब पेट आ रहा है, तो आप कैसे कराओगे? तो उस टाइम पे आप बैकवर्ड बेंडिंग आसन करा सकते हो। उसमें भी भुजंग आसन या सर्पासन, जिसपे ज्यादा इम्पैक्ट पड़े स्टमक में, वो नहीं करवाना है, ठीक है। नॉर्मल बैकवर्ड बेंडिंग, स्ट्रेच होके खड़े होके आप अर्ध चक्रासन की प्रैक्टिस करवा सकते हो उसको, वॉल के सहारे करवा मार्जरासन हो सकते हो, ठीक है। आप उनको टीटी के करवा सकते हैं तीनों, ठीक है। टीटी के करवाइए स्टैंडिंग पोस्चर में। तो आप डिवाइड कर लीजिए, स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, प्रोन पोस्चर और सुपाइन पोस्चर, चारों को डिवाइडेशन करके 3 मंथ के फेज में हम देते हैं कि कैसे कैसे आप प्रोग्राम दे सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। अब कोई फीमेल है जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कुछ फीमेल है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ वी नीड टू गिव देम आसनास। तो आप याद रखना, एडवांस तो देना ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप एक चीज और याद रखना, जब आप ऐसे चीजें भी दे सकते हो जिसमें उनको अपने स्टमक को अपलिफ्ट करना हो, क्योंकि वो हैवी वेट कैरी कर रही हैं, तो आप जनरली हैंड से अप करने वाले उनको आसन दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आया?
मैम वही तो प्राणायाम बता दो ना। फायदा होगा ना इसमें, प्राणायाम करवाएं जैसे हाँ तो प्राणायाम तो बिल्कुल विदाउट करें। विदाउट प्राणायाम में साउंडिंग। कपालभाति नहीं करवाना है, ठीक है। कपालभाति तो मैम प्राणायाम है ही नहीं ना। हाँ भस्त्रिका तो भी नहीं। करना उज्जाई है, मतलब मैं बता उज्जाई रही हूँ। और उज्जाई और नाड़ी शोधन किया जाता है नाड़ी विदाउट शोधन कुंभक, चाहिए। ऊंचाई विदाउट कैसे, कुंभक। ऊंचाई से तो हीट होगी ना, ऊंचाई कैसे करेंगे? भ्रामरी भ्रामरी करेंगे। उज्जाई उज्जाई एक ही प्राणायाम है जो चलता है प्रेगनेंसी में पूरा। भ्रामरी भी मैम करवा। नहीं कराएंगे आप, डिपेंड्स मैम आफ्टर 6 डिपेंड्स मंथ जी, मैम आफ्टर डिपेंड 6 करता है, मंथ आप उज्जैन नहीं करा सकते हमेशा। हाँ वो मैम साउंड मुझे वाला मैंने करा पूछना है सकते मैम, हैं। एक एक करके बोलो भाई, मछली बाजार मत बनाओ। मैम मुझे पूछना है, पीसीओडी और पीसीओएस से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, तो इनका कोई अपने को नहीं है ना मैम? अपने सब्जेक्ट में नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है। नहीं है, ओके मैम, थैंक सिलेबस नहीं पढ़ा आपने, नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम सिलेबस तो एक बार देख लो भाई। यू। पढ़ा पढ़ा होगा बट थोड़ा सा रिकॉल करने में ये होगा मैम। इसीलिए मैं आप लोग को पहले सिलेबस दिखाती हूँ पढ़ाने के पहले, कि आपको कम से कम पता हो कि आपके सिलेबस में है क्या। याद रखना 20% क्वेश्चन केवल सिलेबस से पूछता है। आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, सिलेबस पढ़ लोगे, योग उपनिषद पूरा क्वेश्चन सिलेबस से पूछता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको कि ओबेसिटी कौन सी डिसीज है, ठीक है। या फिर आपको पूछ लेगा ये वाला, कहाँ गया, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, हाइपरटेंशन किस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, किससे रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम। वेरी गुड, इसीलिए गलत हो गया, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, यस ठीक मैम, है। कार्डियो। इसीलिए बोलती हूँ सिलेबस पढ़ लो एक बार। मुझे पता था आप नर्वस सिस्टम ही बोलोगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। चलिए, तो ये कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं, माइग्रेन हो गया, ये सब चीजें आपके उसमें आते हैं। इतना समझ आया? जी यस। मैम। ठीक है, तो सिलेबस पढ़ना शुरू करिए, फिर आपका जेआरएफ तभी निकल पाएगा, ठीक है। सिलेबस नहीं याद होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिलेबस याद कर लीजिए पहले अच्छे से, सारा हर यूनिट का, ठीक है। आपको यूनिट्स हाथ में याद होने चाहिए कि किस यूनिट में क्या है, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। क्या होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब? हाँ जी, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और ले लो, फिर मुझे मैं कंटिन्यू करूँ, फिर लास्ट में लेंगे वो सारे। पूछ रहा था मैं, आफ्टर 6 मंथ को जो जो आसन करवाना चाहिए उसको थोड़ा बता देंगे। आफ्टर 6 मंथ में बटरफ्लाई कंटिन्यू रखेंगे आप, ठीक है। वज्रासन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फीमेल का वेट ज्यादा है तो घुटने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए लेकिन फिर भी आप वज्रासन की प्रैक्टिस उनको करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मलाशय आसन, आसन भी चल सकता है मैम। मलाशय बालासन आसन। करवा सकते हो आप इसमें, सुपाइन पोस्चर में बालासन करवा सकते हो, एकदम रिलैक्स कराता है वो आसन आपको, ठीक है। ऐसे आसन जो आपके पैर को और बैक एरिया को रिलैक्स करा सकते हो, बस पेट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जी मैम मरकट आसन भी थैंक यू मैम। करा सकती है? मरकट आसन करा सकते हो, पेट डिपेंड, के बल नहीं सोना होता है, पेट पेट के के बल नहीं आसन करने नहीं हैं। होता है आपको। नहीं मैंने करवा बोला सकते। तो भाई, जब नहीं, आप ये मरकट बताओ कहाँ, सोओगे मरकट कैसे में जब पेट आपको के बेबी बल नहीं होगा? सोते ना। वही मरकट तो, तो सुपाइन पोस्चर में आता नहीं है। नहीं, हाँ हाँ, उधर बैक बैक सुपाइन वाला। कुछ भी पोस्चर में कराओगे आता है मरकट आसन। बेचारी की जान लोगे बच्ची की, ठीक है। चलो, याद रखना बटरफ्लाई, क्या क्या, मैम कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बटरफ्लाई और मलासन बहुत इफेक्ट होता है, अच्छा रहता है। मलासन कर सकते हैं आप, मलासन कर सकते हैं, मलासन और अपना 6 मंथ तक बटरफ्लाई। कर सकते हैं मलासन आप। तो सिटिंग में करना पड़ेगा ना, से हाँ, बैठते हैं। सिटिंग है वो, लेकिन उसमें भी सहारा लेके, ऐसा नहीं कुछ सिटी ही हो जाए बिल्कुल। तो मलासन भी एकदम 9th मंथ पे नहीं रिक्वायर्ड, मतलब उस टाइम पे एकदम रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि बेबी का फिर हेड साइड प्रेशर पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इस सेशन के बाद लेने दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए जो जो है आप लोगों को, ठीक है। आई विल टेक द क्वेश्चन एट द लास्ट एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। आप लोग बोलते मैम कंप्लीट कब कराओगे, इतना क्वेश्चन पूछते हो क्लास के बीच में, मैं नेक्स्ट टॉपिक कैसे पढ़ाऊं? क्लास के एंड में पूछो, मैंने कल भी बोला था आपको, पहले भी बोला, एंड में पूछिए क्वेश्चन, जिससे कि आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लास के एंड में ही पूछिएगा सारे क्वेश्चन। चलो, लिखते रहना सब लोग।
अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब क्या होता है भाई? मैम हमारे मुंह से जो लेकर हमारा स्टमक रिलेटेड, है स्टमक रिलेटेड। मैम मुंह से लेके स्टमक तक जो पार्ट होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पूरा ट्रैक होता है। इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो होते हैं। नहीं, पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ना, माउथ टू एनस। ठीक है, माउथ टू एनस जितने भी होते हैं उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकली इसमें लिखा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो वर्ड हम स्टमक के लिए यूज करते हैं, इंटेस्टाइनल हमारी कोलोन मींस लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो दो हैं आपके पास मेनली इसमें जो आपको पढ़ना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। ठीक है, कौन कौन से हैं? गैस्ट्राइटिस है, इंडाइजेशन है, पेप्टिक अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आईबीएस, कोलाइटिस और पाइल्स। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी डिसीज हो, डिसीज के आगे आइटिस लगा है, ITIS मींस उस जगह पर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन होगा। जैसे कि साइनसाइटिस मींस द स्वेलिंग इन साइनस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस मींस Ma'am, inflammation में in lower lumbar region of the spine. ओके, Well, अपेंडिसाइटिस मींस Inflammation in appendix. ठीक है, तो इस तरीके से जहां पर भी आइटिस है दैट मींस द इन्फ्लामेशन। गैस्ट्राइटिस है मींस गैस्ट्रिक वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? स्टमक के लिए। तो स्टमक के फंडस एरिया में गैस जनरली जनरेट होती है, उस एरिया में इन्फ्लामेशन आना गैस्ट्राइटिस कहलाता है। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन सारे डिसऑर्डर पढ़ेंगे होते क्या है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ गैस्ट्राइटिस की। तो गैस्ट्राइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ कंडीशन विथ वन थिंग इन कॉमन। इन सब में एक चीज कॉमन है कि आपके स्टमक की लाइनिंग में क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन। आप लोगों ने लेयर पढ़ी है क्या? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 लेयर होती है और मैंने उसका आपको शॉर्टकट भी बताया था, मीनाक्षी सराफ। मीनाक्षी सराफ क्या है बताइए जल्दी, बताओ भाई। Mesoderm, 4 लेयर endoderm. कौन सी होती हैं? Ma'am, mesoderm, endoderm. नहीं, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, सारे सिस्टम में ही होती है। सबसे इनर मोस्ट तो म्यूकोसा होती है। वेरी गुड, नेक्स्ट। Outermost epithelium. एपिथीलियम कहाँ से आ गया? एपिथीलियम टिश्यू नहीं, पढ़ वो रहे तो हैं? skin वाला। हाँ बताइए। म्यूकोसा के बाद मेरा पूरा नाम क्या है? सबम्यूकस। Submucosa. हाँ फिर मस्कुलेरिस और सिरोसा। ठीक है, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलेरिस और सिरोसा 4 लेयर होती हैं। जो मोस्ट इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। ये लेयर हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है बाय द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। इसकी लाइनिंग में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। तो स्टमक की लाइनिंग में अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में अगर सडनली किसी किसी को सडनली होता है मींस एक्यूट गैस्ट्राइटिस जिसको हम बोलते हैं, जो तीव्र गति से होता है, थोड़ा टाइम के लिए होता है, खत्म हो जाता है। एंड और अपीयर स्लोली ओवर टाइम, जो लंबे समय तक बना रहता है, धीरे धीरे होता है लेकिन लंबे समय तक बना रहता है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, क्रोनिक मीन्स जीर्ण, जो जिसको ट्रीट करना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, पुराना क्या? पुराना बोल हाँ पुराना हो चुका है जो। ठीक है, इन सम केसेस गैस्ट्राइटिस कैन लीड टू अल्सर, कि कभी कभी गैस्ट्राइटिस जो है वो अल्सर को लीड करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टमक की लाइनिंग जो है उनमें इन्फ्लामेशन आ गया। तो जब उनकी लाइनिंग क्षति होंगी, जब डिस्ट्रॉय होंगी, तो वो छाले का रूप ले लेंगी जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्सर। ठीक है, एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर, जिसकी वजह से स्टमक कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस आगे चलकर अल्सर और अल्सर से स्टमक कैंसर भी बना देता है। ठीक है, इसके सिम्टम क्या क्या है? साइनो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ग्नैविंग एंड बर्निंग एक्ने और पेन इन योर अपर एब्डोमेन, एब्डोमिनल के अपर पार्ट में आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, इनडाइजेशन होता है,
दैट में बिकम आइदर वर्स और बेटर विथ ईटिंग। किसी किसी को ये खाने के दौरान ठीक हो जाता है, किसी किसी को खाने से और दर्द होने लग जाता है। ठीक है, और क्या होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, और बिना खाए भी कभी कभी आप थोड़ा सा भी खाना खाओगे तो फीलिंग ऑफ फुलनेस इन योर अपर एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद थोड़ा सा भी खा लोगे तो बहुत ज्यादा फुल लगेगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा खा लिया। ठीक है, तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। यही साइन और सिम्टम्स आपको अल्सर में भी देखने को मिलते हैं। अल्सर के भी अलग अलग टाइप है, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से। तो गैस्ट्राइटिस जनरली स्वेलिंग है, लेकिन आगे चलकर ये अल्सर को भी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अब हम इसके कारण पढ़ते हैं क्यों होता है भाई। तो गैस्ट्राइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑन द स्टमक लाइनिंग, weakness or injury to the mucous line barrier that protects the stomach wall, allow digestive juice to damage and inflame the stomach lining। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे स्टमक को म्यूकस जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन जब डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन ज्यादा हो, कौन सा डाइजेस्टिव जूस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को पचाने का काम करता है। मान लीजिए आपको भूख लग रही है और आप खाना नहीं खा रहे, डिके कर रहे हैं, HCl तो अपने प्रोड्यूस तो करेगा ही अपने आप को। उस टाइम पे अगर उसको फूड नहीं मिल रहा है तो दैट विल स्टार्ट टू डाइजेस्ट योर स्टमक लाइनिंग। वो क्या करेगा, आपके स्टमक के लाइनिंग को डैमेज कर देगा और उसमें इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, HCl क्योंकि एक एसिड है, एसिड को अगर फूड नहीं मिलता तो अपनी ही लाइनिंग को मिटाने लग जाता है। अ नंबर ऑफ डिसीज एंड कंडीशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ गैस्ट्राइटिस। कभी कभी बहुत सारी डिसीज होती हैं, ठीक है, अलग अलग, जिसके वजह से भी आपको गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी एक डिसीज है, मैंने बताया क्रोन्स डिसीज। ठीक है, क्रोन्स मैम वो डिसीज, अपनी लाइनिंग को खाने लग जाता है, उसके बाद क्या होता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन अपनी लाइनिंग को डैमेज करता है। जब कोई चीज डैमेज होती रहती है, तो जैसे आप पैर में शूज पहनते हैं या फिर स्लीपर पहनते हैं, तो जब आप नई स्लीपर पहनते हो तो आपके पैर में फफोले पड़ जाते हैं ना, वो डैमेज की वजह से, है ना। वैसे ही हमारे पेट की लाइनिंग्स में होता है, ज्यादा घिसाव होता है, ज्यादा जो है एसिड आपके बॉडी में आता है, उसके वजह से क्या होता है, ये इन्फ्लेम और डैमेज कर देता है आपके स्टमक की लाइनिंग को। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि किसी को कोई रिस्क है, मीन्स किसी भी प्रकार का डिसीज है, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें एक डिसीज का नाम बताया, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, जैसे क्रोन डिसीज। ये क्या होता है, ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बॉल डिसीज है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, ये इसको हम लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी बोलते हैं, पूरी लाइफ खराब कर देती है ऐसी डिसीज। पेट, आप कुछ भी खाने लायक नहीं रहते, कुछ भी खाओगे तो पेट में दर्द होगा, स्पाइसी फूड खाने से होता है ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आता है द इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्राइटिस इज मोस्ट ऑफन द रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो गया है तो बहुत चांसेस है कि आपको आगे चल के इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी बैक्टीरियम से। ठीक है, वही बैक्टीरिया जो अल्सर को कॉज करता है। तो अलग अलग बैक्टीरिया या वायरस आते हैं जो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो जो बैक्टीरिया अल्सर की कंडीशन में होता है, सेम बैक्टीरिया आपके गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में होके उस इन्फ्लामेशन को इन्फेक्शन में चेंज कर देता है, और उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है, हम जब भी स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या कभी एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो हम मेडिसिन या पेन रिलीवर लेते हैं। तो ज्यादा मेडिसिन का जो इनटेक करते हैं उनको भी गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या होती है। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंजप्शन करने से भी गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, क्या है, फैक्टर दैट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ गैस्ट्राइटिस इंक्लूड, पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ऑल्दो इन्फेक्शन विद हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसका नाम है हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी। ये बहुत कॉमन वर्ल्ड वाइड ह्यूमन इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया है। ओनली सम पीपल विद द इन्फेक्शन डेवलप गैस्ट्राइटिस। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को इसके इन्फेक्शन की वजह से गैस्ट्राइटिस हो, कुछ पर्सन है जिनको इसके वजह से गैस्ट्राइटिस होता है, और किसी किसी को
अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी होते हैं इसी की वजह से, जैसे अल्सर हो गया या आपके जो ये होता है एसोफेगस, उसमें प्रॉब्लम होगी। तो इनसे, इन बैक्टीरिया से आपको अलग अलग एरिया पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। डॉक्टर का बिलीव है, डॉक्टर्स बिलीव्स vulnerability to bacterium could be inherited or could be caused by lifestyle choice। डॉक्टर का कहना है कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ये हमारे सारे लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। हम स्मोकिंग करते हैं, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, या हम प्योर फूड नहीं लेते हैं, उन सब की वजह से फूड्स में भी बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं। ठीक है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, उसके वजह से भी आपका ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। और जो लोग रेगुलर मात्रा में रेगुलरली पेन रिलीवर लेते हैं, चाहे वो हेड के लिए लो, हेडेक के लिए लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी गैस्ट्राइटिस होता है। जैसे कि पेन रिलीवर्स कॉमनली रिफर टू एज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसको हम बोलते हैं NASIDS, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सच एज इब्यूप्रोफेन। कुछ कुछ ड्रग्स हैं जिनके नाम बताए गए हैं, मोट्रिविन IB, नेप्रोक्सेन सोडियम, एनोप्रोक्स DS, ये कुछ ऐसी हैं जो कि आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिनको व्यक्ति लेता है रिलीफ के लिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में ले लेता है तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी होते हैं। यूजिंग दिस पेन रिलीवर रेगुलरली, लेना तो है, जब बहुत पेन हो तो आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे सर दर्द है किसी को, तो वह व्यक्ति क्या करते हैं, रेगुलरली डिस्प्रिन लेते रहते हैं, रोज रोज, थोड़ा दर्द हुआ तो ले लिया, मीन्स टोलरेट नहीं करते हैं, तुरंत ले लिया, तो हमारी बॉडी क्या होती है, उस मेडिसिन की प्रोन हो जाती है। थोड़ा दर्द हुआ, हम अगर वो दवाई नहीं लेंगे तो ठीक ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, जब हम ज्यादा मात्रा में ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, these drugs may reduce a key substance, ये क्या करती है, हमारे शरीर की जो की सब्सटेंस है, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन दे रही है, प्रिजर्व करने में, प्रोटेक्टिव लाइनिंग है जो हमारे शरीर की, स्टमक की, उसको क्या करती है, ये क्षति पहुंचाती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओल्डर एज। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, उनको रिस्क बढ़ता है गैस्ट्राइटिस का, बिकॉज ऑफ स्टमक लाइनिंग टेंड्स टू थिन विथ एज। ये जो स्टमक लाइनिंग होती है, एज बढ़ने के साथ धीरे धीरे पतली होती चली जाती है, बिकॉज ओल्डर एडल्ट्स आर मोर लाइकली टू हैव H पाइलोरी इन्फेक्शन। बहुत से ओल्डर्स को ज्यादा मात्रा में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस है, जो कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को भी क्रिएट कर सकता है, मोर देन यंगर्स, यंगर से ज्यादा ये आपको देखा गया किसमें, ओल्डर्स में, ठीक है। तो अभी मैं आपको जब अल्सर पढ़ाऊंगी, एक होता है पेप्टिक अल्सर और एक होता है आपका ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है। सॉरी, पेप्टिक अल्सर में ही दो है, एक है गैस्ट्रिक और एक है ड्यूडेनल। दोनों अल्सर बढ़ाऊंगी तब आपको एज के अकॉर्डिंग बताऊंगी किसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर आता है एक्सेसिव अल्कोहल यूज। अल्कोहल कैन इरिटेट योर स्टमक लाइनिंग विच मेक्स योर स्टमक मोर वल्नरेबल टू डाइजेस्टिव जूस। ज्यादा अल्कोहल लेंगे तो भी आपको गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस है। फिर स्ट्रेस, सीवियर स्ट्रेस ड्यू टू मेजर सर्जरी, किसी किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, इंजरी और या बर्न्स की वजह से भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है। नेक्स्ट, कैंसर ट्रीटमेंट, बहुत से लोग कीमोथेरेपी करवाते हैं, उसके वजह से भी, रेडिएशन की वजह से भी गैस्ट्राइटिस होता है। योर ओन बॉडी आर टेकिंग सेल इन योर स्टमक, हमारी बॉडी की खुद की सेल जो है, मैंने आपको बताया था ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस बोलते हैं उसको, जो हमारी खुद की एंटीबॉडी हमको ही क्षति पहुंचाती है, जब इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। दिस टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस अकर व्हेन योर बॉडी अटैक्स द सेल, जब हमारी बॉडी खुद हमारे सेल पे अटैक करती है, दैट मेक योर स्टमक लाइनिंग। दिस रिएक्शन कैन वियर अवे एट योर स्टमक्स प्रोटेक्टिव बैरियर, ये क्या करती है, हमारे स्टमक के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस इज मोर कॉमन इन पीपल विद अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिनको अलग से कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उनको ज्यादा इम्पैक्ट करती है, जैसे कि हैशीमोटो डिसीज और टाइप 1 डिसीज। तो ग्रेव्स डिसीज या टाइप 1 जो डिसीज होते हैं हैशीमोटो, ये हमारे थायराइड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो हैशीमोटो है वो वाला भी, और आपका एक क्या कहते हैं, ग्रेव्स। तो हैशीमोटो आपको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में होता है और ग्रेव्स आपको हाइपरथायराइड की कंडीशन में होता है। तो इनकी कंडीशन में भी आपको जो है गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस है। और ये क्यों होता है,
कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बॉडी में। मोटो डिजीज का और गैस्ट्राइटिस का क्या रिलेशन है, एक बार बताइए ना। देखिए, जैसे कोई भी डिसीज है आपकी बॉडी में, वो हार्मोन रिलेटेड होती है, ठीक है। वो हार्मोन्स आपके अदर बॉडीज के पार्ट्स को जो है वो इम्पैक्ट करता है। इसीलिए हैशीमोटो डिसीज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपकी सॉरी क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस को बढ़ाता है। हैशीमोटो ऑटो इम्यून डिसीज है, मैंने अभी आपको बताया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है हैशीमोटो, ठीक है। इसके वजह से आपके इम्यूनिटी पे प्रभाव पड़ता है, और इम्यूनिटी पे जब प्रभाव पड़ता है तो आपकी एंटीबॉडी खुद इम्पैक्ट डालती है आपकी बॉडीज पे, तब आपको गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है। हैशीमोटो डिसीज ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस के लिए है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलिए। अब इसमें बताया गया B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। तो B12 किसमें किसमें होता है भाई? एग्स में होता है, मीट में होता है, जो बहुत सारे लोग होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। अब जो कि वेजिटेरियन है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो उनके लिए ये सही होता है, ठीक है। जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो नॉन वेज होते हैं, वो तो फिर एग या फिर आप फिश भी ले सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन 12 फूड आपको कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आता है अदर डिसीज और कंडीशंस। तो अदर डिसीज और कंडीशन मैंने आपको बता दिया, सीलियक डिसीज, सिलर डिसीज, पैरासाइटिक डिसीज, बहुत सारे डिसीज है जिनकी वजह से होती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को मैं आज कंप्लीट कराती हूँ। इनडाइजेशन बचा है आपका, कॉन्स्टिपेशन, ये सब आप लोगों का एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना बचा है, तो ये मैं आपका एक दिन में कंप्लीट करा के खत्म करूंगी। और मीन्स आपकी क्लास में 10 को लूंगी, कल नहीं होगी आपकी क्लास, ठीक है। तो जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है वो आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विथ इंडाइजेशन, ठीक है। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Thank you so much. Recording off कर दें। अरुणा जी, if you are there, recording off कर दीजिए, otherwise I will do.